नमस्कार, आप देख रहे हैं अनादि टीवी। मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने संविधान बदलने और आरक्षण खत्म करने जैसे विषयों को मुद्दा बनाकर लोकसभा चुनाव में बाजी पलट दी थी। इसके बाद से लगातार किसी न किसी रूप में आरक्षण का मुद्दा गर्माता रहा। हाल ही में उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्ती में कोर्ट का जो फैसला आया वो भी कहीं ना कहीं आरक्षण के मुद्दे को ही हवा देता नजर आ रहा है। अब इस बीच राष्ट्रीय स्तर पर लेटरल एंट्री में आरक्षण का मुद्दा जब उठा तो सरकार को लेटरल एंट्री का जो फैसला है उसे ही वापस लेना पड़ गया और अब सुप्रीम कोर्ट ने दलितों के आरक्षण में कोटे के भीतर कोटा देने का प्रावधान करके एक तरह से इस आग में घी डाल दिया है। आरक्षण के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को लगातार घेर रहे विपक्षी दलों को एक और मुद्दा बैठे बिठाए मिल गया है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि अनुसूचित जाति में शामिल जातियों को वर्गीकृत करना संविधान के अनुच्छेद 341 के खिलाफ नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह व्यवस्था केवल सुझाव के रूप में दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस सुझाव पर ही बवाल मच गया है। दलित संगठनों ने आज 14 घंटे तक भारत बंद का आह्वान किया, आयोजन भी हुआ। कांग्रेस, सपा, बसपा, आजाद समाज पार्टी सहित तमाम राजनीतिक दलों ने पूरे उत्तर प्रदेश में इन प्रदर्शनों को समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि अंबेडकर ने पहले ही कहा था कि संविधान तभी कारगर होगा जब उसको लागू करने वालों की नीयत सही होगी। अखिलेश ने कहा कि भाजपा की सत्तासीन सरकारें धोखाधड़ी, कपट और घोटाले से संविधान और संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण जैसे अधिकारों के साथ खिलवाड़ कर रही है। अब इसके चलते मजबूरी में जनता को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। इधर मायावती ने भी भारत बंद को समर्थन देते हुए कह दिया कि कांग्रेस और भाजपा के आरक्षण विरोधी षड्यंत्र के खिलाफ जनता में आक्रोश है। देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने जो सुझाव दिया है वो नैसर्गिक रूप से न्याय संगत है, क्योंकि आरक्षण के भीतर भी जिस वर्ग को पर्याप्त रूप से आरक्षण का अगर लाभ ही नहीं मिल रहा तो उसे तो लाभ मिलना जरूरी है। यही आरक्षण की मूल भावना है, लेकिन इस पर भी राजनीतिक दलों ने बवाल खड़ा कर दिया है। उधर सरकार ने सफाई देते हुए कह दिया कि कानून मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट का यह सुझाव मान्य नहीं है। इसके बाद भी भारत बंद जैसा बड़ा आयोजन क्या विपक्ष की भाजपा को घेरने की रणनीति का हिस्सा है, और क्या आरक्षण के बहाने आगामी चुनाव की भूमि तैयार करने की कोशिश हो रही है? इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले बयानों पर एक नजर। सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया, उसकी पृष्ठभूमि को समझने की जरूरत। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था तो 1 फरवरी 2023 को उसी कोर्ट के अंदर सरकार के वकील ने, जो सरकारी वकील है, 1 फरवरी 2023 को SC/ST वर्गीकरण और SC/ST में क्रीमी लेयर बनाने के मामले को सुप्रीम कोर्ट में कहा कि हम इसका समर्थन करते हैं। बीजेपी चाहती तो वहीं विरोध कर सकती थी। बीजेपी चाहती थी कि SC/ST का वर्गीकरण हो, बीजेपी चाहती थी कि SC/ST में क्रीमी लेयर बने। आज जिसके विरोध में पूरे भारत में बंद किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आरक्षण खत्म कर दिया जाए। ये समाज के अंतिम वर्गों का मामला है, जिनको भारतीय संविधान के अंतर्गत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयास से, आजीवन संघर्ष से जो अधिकार मिले थे, ये अधिकार क्रीमी लेयर का कोई मतलब ही नहीं है। ये अधिकार मिले थे देश में छुआछूत भेदभाव के नाते, जो जाति पात भेदभाव है उसके नाते ये अधिकार मिले थे। लेकिन ये वर्तमान में और पूर्व की जो देश की सरकारें रहीं, इनकी मंशा साफ न होने के कारण ये समाज कैसे छोटे छोटे पदों पे आकर के राजनीति में उठने लगा। इसके लिए एक ये नया षड्यंत्र, अपनी बात को सरकार ने कोर्ट में न रखा, उसकी वजह से ये नया मामला आकर के तैयार हो गया। अगर हमें बहुत सम्मान मिलता है, हमें बहुत आरक्षण मिलता है, क्यों? क्योंकि हमारे पास सहूलियत नहीं है, हमारे पास घर नहीं है, हमारे लोग बिजली नहीं है। आज भी वो दैनिक जी रहे हैं, आज भी लोग सफाई में उतर रहे हैं, आज हमारी जान दे रहे हैं, तो उसमें तो परेशानी हो रही है। कि जो आरक्षण के शत्रु रहे हैं, जिन्होंने आरक्षण पर सर्प जैसी कुंडली मार करके उसको खत्म करने का प्रयास किया, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, प्रमोशन में आरक्षण को खत्म किया, कांग्रेस पार्टी हो जिसने मंडल कमिश्नर पर रोक लगा करके रखी, उसको लागू ही नहीं होने दिया, आज वो सड़क पर उतर के आरक्षण की बात कर रहे हैं। आज पूरे देश भर में कैसे अशांति फैले, अराजकता फैले, गृहयुद्ध के हालात कैसे पैदा हो जाएं देश में, इस तरह की कुत्सित और खतरनाक मानसिकता लेकर के विपक्ष सड़क पर उतरा है। लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना सबका अधिकार है, लेकिन जनता में एक भ्रम और झूठ फैला करके जनाक्रोश खड़ा करना, ये उतना ही खतरनाक, शत्रुतापूर्ण देश के साथ ये कृत्य है जो विपक्ष आज कर रहा है। विभिन्न राजनीतिक दलों तथा विभिन्न संगठनों के द्वारा जो भारत बंद का आयोजन किया गया था, उसके लिए व्यापक पुलिस व्यवस्थापन किया गया है। हमारे अधिकारी
संबंधित मजिस्ट्रेट्स के साथ लगातार भ्रमणशील हैं। प्रजातांत्रिक तरीके से सभी जगह पे पत्रक लिए जा रहे हैं, जो मेमोरेंडम थे वो प्राप्त किए जा रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में स्थिति नियंत्रण में है, कहीं भी कोई अप्रिय घटना। चलिए, तो मोटा मोटी जो लड़ाई है वो समानता के अधिकार को लेकर है और इसके पीछे इर्द गिर्द लगातार होती रही राजनीति को लेकर। तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। बीजेपी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हरेंद्र विक्रम जी, राजेंद्र सागर जी जुड़ रहे हैं कांग्रेस से, अशोक कुमार तिवारी जी समाजवादी पार्टी से, रोशन जमीर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सबसे पहले मैं रोशन जी आप ही के पास आना चाहूँगा, क्योंकि राजनीतिक दल तो अभी इस मामले में बिल्कुल एक सुर में है कि सभी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं और आप जानते हैं कि ये क्यों हो रहा है। लेकिन मेरा सवाल यही है कि आज एक समाज में एक किस तरह का असमानता की स्थिति खड़ी हो गई है। अभी तो हम बात कर रहे हैं कोटे के अंदर कोटे की, लेकिन अगर हम बात करें SC ST OBC तो वहाँ पे भी एक असमानता की स्थिति खड़ी हो गई है। और कहीं ना कहीं ये वजह भी है कि कोई भी मामला इससे जुड़ा होता है तो SC ST का वर्ग हो या OBC का वर्ग हो सीधे सड़कों पर उतर आता है, और कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दलों को बहुत असुरक्षित कर देता है, क्योंकि सबसे बड़ा वोट बैंक है उनका। और शायद आज ये जो बंद का आह्वान हुआ है उसके पीछे भी यही एक कारण है। अभिषेक जी, सबसे पहले तो अनादि टीवी के तमाम साथियों को और तमाम व्यूअर्स को, आप सभी पैनलिस्ट साथियों को और सबको मेरा नमन। देखिए, जो आरक्षण का मुद्दा है, मैं 2-3 बातें इस पर कहना चाहता हूं। चूंकि राजनीतिक दलों के अपने विचार हैं, वो अपने राजनीतिक हित देखकर बात करेंगे। इसमें 3 बातें बड़ी स्पष्ट हैं। पहली चीज तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कोई ऐसा असंवैधानिक फैसला सुनाया ही नहीं, वो एक एडवाइजरी एक तरह से कह लीजिए, उन्होंने सुझाव दिया है, एक चीज। दूसरी चीज ये है कि अनुसूचित जातियों में या जनजातियों में जितनी जातियां उपजातियां शामिल हैं, उसमें अधिकतर ये प्रैक्टिकल होता आया है कि जिस जाति का आदमी सत्ता में है वो अपने जाति के लोगों को तो उस आरक्षण का लाभ दे रहा है, लेकिन जो जातियां वंचित रह जा रही हैं। अगर संविधान में इसकी व्यवस्था की जाती है कि भाई सबको उनके जो है स्टेटस के आधार पर, उनकी जनसंख्या के आधार पर सबको भागीदारी मिल जाए, तो इसमें कोई भी असामान्य बात नहीं है, एक चीज असंवैधानिक बात नहीं है, बल्कि ये और जो है उसका विकेंद्रीकरण है, सबको इसका लाभ पहुंचे। आरक्षण का तो यही मामला था कि वो पूरे वर्ग को, जितने वर्ग आरक्षित श्रेणी में आते हैं सबको उसका लाभ मिले ना, सिर्फ 1-2 उपजातियां उसका लाभ ले जाएं, ये तो मकसद नहीं था। एक चीज ये स्पष्ट है। दूसरी चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि राजनीतिक दल इसमें क्या चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पाता, क्योंकि आरक्षण का बेसिक जितना परसेंटेज था उसमें ना तो सत्ताधारी पक्ष ने कोई दखलंदाजी की है, भारतीय जनता पार्टी ने कोई दखलंदाजी नहीं की, और ना ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई 27% है तो इसे 26 कर दिया जाए या 28 कर दिया, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो जितना आरक्षण का कोटा था सेम उतना है। अब उसमें से जितने सारे साथी हैं, उसमें जितनी उपजातियां हैं, सबको अगर इसमें लाभ मिल रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक चीज और बड़ी, पिछले मैं डिबेट में बैठा हुआ था इस सम्मानित चैनल पर, तो हमारे बीजेपी के एक साथी थे राघवेंद्र सिंह जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि भाई भारतीय जनता पार्टी ने इसमें ना तो आरक्षण लागू करने के फेवर में और ना इसे कैंसिल करने के फेवर में कोई स्टेटमेंट दिया नहीं। माननीय प्रधानमंत्री जी ये बोल भी चुके हैं इस बात को कि भाई ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आया है हम उसे यथावत स्थिति में हम मान लेंगे, कोई दिक्कत जैसा संविधान में है। तो भारतीय जनता पार्टी तो इस समय बड़ी सेफ स्थिति में है, उसके ऊपर कोई आरोप लगाने कोई मतलब नहीं है कि वो आरक्षण खत्म कर रही, क्योंकि वो परसेंटेज के साथ तो कोई छेड़छाड़ है नहीं। अब जितना परसेंटेज कोटा फिक्स है उसमें सभी उपजातियों को उसका लाभ मिले, इसमें मैं समझ नहीं पाता कि लोगों को आपत्ति किस बात की है। मेरी बात तो यहीं तक बात ठीक है। राजेंद्र कुमार जी, आपने सुना रोशन जी को कि आपत्ति किस बात की है। अगर उपवर्गीकरण हो रहा है तो वो इस उद्देश्य से हो रहा है कि उन्हीं के वर्ग के जो सबसे पिछड़े और निचले दबे कुचले जो लोग हैं उनको लाभ मिल सके उसी वर्ग से। आप क्या ये चाहते हैं कि जो सरकारी जॉब में जो पिता थे उसके बेटे को भी आरक्षण मिले, उसके पोते को भी आरक्षण मिले, और ये व्यवस्था हम देख रहे हैं अपने सामने। राजेंद्र जी, आपसे सवाल था मेरा। अच्छा जी अभिषेक जी,
देखिए, जिस तरीके से ये इधर कहना चाहिए 1 आध महीने के अंदर तो फैसले आ रहे हैं, इसमें किसकी क्या मंशा है ये समझना बड़ा ही एक तरीके से बिल्कुल राजनीतिक पॉलिटिकल स्तर पे जिस तरीके से ये बनाया जा रहा है चक्रव्यूह, आप बताइए सुप्रीम कोर्ट को, माननीय सुप्रीम कोर्ट को इस समय इस चीज को क्या उजागर करने की जरूरत थी, या भाई जितने जो पढ़ेगा लड़ेगा वो पढ़ेगा, तो इसमें कोई भी इस तरीके का वो देने की याचिका तो सर पंजाब से थी और उन्होंने लगाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट तो कोर्ट है सर, उन्हें तो काम करना पड़ेगा। नहीं, सुप्रीम कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इस पर टिप्पणी की थी वो आपस में लड़वाने वाली है। भाई एसटी समाज कौन सा ऐसा वर्ग है कि जो पढ़ रहा है और लड़ रहा है वो आगे नहीं बढ़ रहा है। अब जब वो इस तरीके से एक सुप्रीम कोर्ट इस तरीके से अगर कोई बयान देता है या कोई व्यवस्था देता है या उस पर टीका टिप्पणी होती है तो ये कहां तक जायज है। रह गई बात, देखिए जिस तरीके से आज बीजेपी का काम करने का ढंग है, आपने देखा पिछले 15 दिन में ये 5 बिल ऐसे लेके आए जिन पे ये इनको यूटर्न लेना पड़ा, तो कहीं ना कहीं इनकी मंशा यही थी और वो मंशा उजागर हो रही है कि अगर ये कहीं 400 जो इनने 400 का नारा दिया था और 400 अगर ये पार कर जाते तो ये जो इस तरीके से जो बिल लेके आ रहे हैं और ये कहीं से टिप्पणी करा रहे हैं और इस तरीके से आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रखा मैं उस पर जवाब ले लेता हूँ बीजेपी से। हरिन जी जो इम्पोर्टेंट बात उन्होंने कही, जल्दी करता हूँ, तो किस तरीके से यूटर्न पार्टी ले रही है, तो इसका मतलब ये है कि अगर कहीं ये 400 पार हो जाते जो माननीय राहुल गांधी जी और इस देश की जनता ने नहीं किया, तो ये आज जो सारे फैसले हैं ये तो सारे एक साथ जो है ये सब लागू कर देते। सर दुविधा की स्थिति तो इंडिया गठबंधन के साथ भी है। सीपीआई ने समर्थन किया है, डीएमके ने समर्थन किया है सुप्रीम कोर्ट के फैसले का। खैर उस पर बाद में आऊंगा, आपने जो इंपॉर्टेंट सवाल पूछा मैं उस पर जवाब चाहूंगा। हरिन जी ये बात किसी छुपी नहीं, जनरल कैटेगरी के माँ बाप ये सोचते हैं कि आरक्षण ने उनके बच्चों का हक छीन लिया। ये लड़ाई आज भी चल रही समाज में, कोई घर में बैठ के बात करता हो सार्वजनिक रूप से ना बोलता हो, लेकिन ये हमारे ड्राइंग रूम की कॉन्वर्जेशन में है। ये जो सब क्लासिफिकेशन हो रहा है उसके बाद ये डर सता रहा है और ये बार बार टिप्पणी भी की जा रही है कि जो जातियां हैं, पिछड़ी जातियां, उनके अंदर ही कहीं ना कहीं लड़ाई छिड़ जाएगी, एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ मच जाएगी, एक दूसरे को बाहर धकेलने की होड़ मच जाएगी इस फैसले से। जी अब सिद्धि है क्या कि विपक्ष का काम है विरोध करना। अभी राजेंद्र जी कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट को क्या आवश्यकता थी यह डिसीजन देने की। भाई सरकार हो चाहे केंद्र हो, सरकार हो, कानून हो, सब संविधान और कानून से ही चलेंगे ना पूरे देश के अंदर। अब नहीं तो संविधान में ये कहाँ लिखा हुआ है? आप 342 आर्टिकल पढ़ लीजिए, उसमें कहाँ ये ऐसा लिखा हुआ है? ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। एक मिनट राजेश जी, उनको बोल लेने दीजिए, आपके पास आऊंगा जी। कानून आपके हिसाब से नहीं चलेगा। यदि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सबको समान अधिकार मिले, सबको बराबर के वो मिले, कुछ लोग आगे बढ़ गए, बाकी लोग तो अभी भी दलित है, दबे कुचले लोग है ना। और आपकी सोच है समय क्या है कि पश्चिम बंगाल पर सर आपकी पार्टी के सीनियर लीडर्स का यह मानना नहीं है, उन्होंने कहा हम तो लागू ही नहीं करेंगे। विपक्ष का काम है कि पूरे देश को पश्चिम बंगाल की स्थिति में झोंकने का। ऑफ टॉपिक मैं एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रख रहा हूँ ये, क्योंकि बयान आया आपके पार्टी के सीनियर लीडर से, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा हम इसे लागू ही नहीं करेंगे, एक सेफ साइड देने की कोशिश हुई है। लेकिन सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जब केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे थे कोर्ट में, उन्होंने क्लियर कही है बात कि गवर्नमेंट इज कमिटेड टू द डिक्लेयर्ड पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि सरकार प्रतिबद्ध है पिछड़ों के आरक्षण को लागू करने को लेकर, लेकिन लैक ऑफ सब क्लासिफिकेशन परपेचुएट्स द जोन ऑफ इनइक्वालिटी, यानी कि उपवर्गीकरण के अभाव में एक असमानता की स्थिति पैदा हो जाती है विद इन द रिजर्व कैटेगरी, यानी कि आरक्षित वर्ग के अंदर ही, एंड स्टॉप्स द स्टेट फॉर फ्रेमिंग एप्रोप्रिएट पॉलिसी इन दिस रिगार्ड, और राज्य सरकार के हाथ बांध देती है एक अच्छी पॉलिसी, अच्छी नीति बनाने की। ये स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल सरकार की तरफ से रखा गया आपके वकील के द्वारा। बाहर आके आप बोल रहे हैं कि आप इसे लागू नहीं करेंगे, क्या समझे हम इससे? देखिए, कानून का काम है सुझाव देना, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया। अब सदन में जब ये विषय आएगा, सदन में बहुमत के साथ जो भी होगा
ठीक है, जो हित में होगा सभी के हित में होगा, दलितों के और आरक्षण के तो हित में होगा। जरूरत कहाँ है? ठीक है। अशोक कुमार जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक है अशोक जी, काफी सारी टिप्पणियां आ रही हैं तमाम अलग अलग दल से। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग बयान भी आया चंद्रशेखर रावण जी का। उन्होंने इस मामले में ईडब्ल्यूएस का भी मुद्दा उठा दिया कि अगर क्रीमी लेयर आना है तो उस पर भी ले आइए। आपने वहां पर जो क्रीमी लेयर की सीलिंग लिमिट है वो 8 लाख रखती है। अब मैं आज जब पढ़ रहा था SC ST OBC की सीलिंग लिमिट वो भी 8 लाख है, और मैं सोच रहा था 8 लाख अगर किसी की सालाना आमदनी, वो बैकवर्ड कैसे हो सकता है हिंदुस्तान जैसे देश में? सर फिर तो मैं भी बैकवर्ड हूँ, सोशली इकोनॉमिकली मैं भले ही आगे हूँ, लेकिन अगर आप कहेंगे इस तरह से इकोनॉमिकली मैं पीछे हूँ सर, फिर ये स्थिति है तो ऐसा लगता है कंफ्यूजन है। देखिए, कंफ्यूजन क्या है क्या नहीं है वो अलग बात है। भारतीय जनता पार्टी की मंशा का सवाल है, सबसे बड़ी चीज है जो मैं बात रखना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की मंशा साफ नहीं है आरक्षण के प्रति, ये बिल्कुल स्पष्ट सी बात है। ये सभी लाभ पाने, आरक्षण पाने वाले लोगों के दिमाग में है, चाहे दलित हो चाहे पिछड़ा हो, उसके दिमाग में ये है ऑलरेडी। जो सच्चाई है वो उसके दिमाग में है। सच्चाई ये है कि जो है आरक्षण न पाने वाले लोगों ने, जिनको आरक्षण नहीं मिला, आरक्षण का लाभ नहीं मिला, सरकारी नौकरियां नहीं निकाली गई, परीक्षाएं लीक कराई गई, इससे अधिक नहीं बोलूंगा। सब जानते हैं प्राइवेटाइजेशन किया गया, आउटसोर्सिंग की गई, भरपूर मात्रा में की गई। ऐसे लोगों ने हमारा साथ दिया और आज 240 पे भाजपा को रोक दिया, भाजपा को मजबूर कर दिया कि वो एनडीए की बात माने, एनडीए की सरकार बनाई और जो है भाजपा की सरकार नहीं बनने दी। यही हमारी विजय थी और ये विजय हमारी जब मिल गई जब, तो अब हर कदम पर हम सचेत हैं, सजग हैं, हम जो है बिल्कुल जाग रहे हैं। सारा का सारा बोलने दीजिए, बीच में बोलिएगा नहीं, मैं छोड़ दूंगा डिबेट, छोड़ दूंगा डिबेट, बीच में बोलिएगा। मैं बोल रहा हूँ, सुनिए आप, अपनी बारी आएगी आप बोलिएगा। ठीक है, आपको समझ लिया जाएगा जी। अशोक जी मुद्दे पे आपस में मत झगड़िए, बोलिए अशोक जी। मैं स्पष्ट रूप से कह रहा हूं, आपको रोक दिया, आपकी कुचेष्टाओं को रोक दिया। अब हम सजग हैं, सचेत हैं, हमारा पीडीए जाग रहा है। इस समय पीडीए कहीं सोया हुआ नहीं है। हम अपने हक की लड़ाई लड़ लेंगे, आपसे लड़ लेंगे अच्छी तरह से। सर हक की बात हो रही है तो उसी पे तो सुप्रीम कोर्ट यही तो कह रहा है, वो तो राज्य सरकार के अधिकारों की बात कर रहा है। जी, आपके हाथ में हम दे रहे हैं कि आप तय कीजिए। आपके मतलब की बात बोलने जा रहा हूँ। अब सुन लीजिए 2 मिनट, आपके मतलब की बात बोलने जा रहा हूँ। जो वर्गीकरण किया है कोर्ट ने, माननीय कोर्ट ने, माननीय कोर्ट कुछ भी कर सकता है फैसला, माननीय कोर्ट का काम है, वो माननीय कोर्ट ने अपना फैसला किया। सच्चाई है सरकार क्या कर रही है, सरकार को जागना चाहिए, सरकार को हक नहीं छीनना चाहिए, सरकार को आपस में लड़ाने की योजना को कामयाब नहीं होना देना चाहिए। अगर कोई चीज ऑर्डर भी, आदेश भी दे दे कोर्ट, अगर आदेश तो नहीं दिया, आदेश भी दे दे मगर मान लीजिए, तो आप उसको बदल सकते हैं, संसद में आप उसको चेंज कर सकते हैं, संसद में आप अपना अध्यादेश ला सकते हैं। सच्चाई यह है कि सरकार चाहती नहीं है, सरकार मजा ले रही है, सरकार आनंद ले रही है, सरकार चाहती है इनमें टूट पड़ जाए, इनमें विभेद पड़ जाए, इनमें वर्गीकरण हो जाए। सरकार ये चाहती, सरकार आरक्षण को हड़पना चाहती है और आरक्षण पाने वाले लोगों को कमजोर रहे, ऐसी सरकार की मंशा है। और इस मंशा को हम बेनकाब कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। और सरकार को कई फैसले अपने वापस लेने पड़े हैं, सरकार को लेटरल एंट्री भी वापस लेनी पड़ी है। सरकार हर मोर्चे पे विफल है, हर सरकार को हम कामयाब नहीं होने देंगे। सरकार की मंशा अशोक जी आपने अपना पॉइंट रख लिया, मैं जवाब ले लेता हूं। हरेन जी, उनका सीधा तौर पे कहना यह है कि आरक्षण को कमजोर करने की कोशिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपनी जगह है, आपने क्या कदम उठाया उसको लेकर वो उस पर सवाल उठा रहे हैं। ईडब्ल्यूएस को लेकर भी इसी तरह के आरोप लगे थे आप पर। इनका काम है सिर्फ फर्जी बातें करना। चुनाव के दौरान भी इन लोगों ने कहा था आरक्षण खत्म कर देंगे, 400 सीटें आएंगी, आरक्षण खत्म कर देंगे। नहीं तो आपने 5 ऐसे आदेश करे, आप देखिए ना। फर्जी भूल गए, फर्जी कार्यालय के सामने भीड़ लगी थी, कार्यालय के सामने भीड़ लगी थी। आपने देश में पैसा लेने के लिए कहा है वो पैसा, आप तत्कालबाजी में पैसा दिया जाएगा से जो ज्वाइनिंग करा रहे थे, जो जनता को भ्रमित करके काम कर रहे हैं। एक सवाल ये भी है, क्या इस फैसले की जरूरत अभी थी? जो कांग्रेस के प्रवक्ता है राजेंद्र जी, उन्होंने जो सवाल उठाया उस पर भी विचार करने की जरूरत है। आज की घटना आपको बता रहा हूँ, महोबा में एक अहीर समाज की महिला, ठीक है, सुझाव है, ठीक है,
लेकिन उसके कारण ये हालात कहीं ना कहीं बन रहे हैं। महोबा में एक अहिर समाज की महिला है जो मिड डे मील बनाती थी, उसकी प्रिंसिपल, सरकारी स्कूल की प्रिंसिपल बच्चों को ये बोल रही है कि इस औरत के हाथ का खाना मत खाओ। उसने कंप्लेन की, एसपी के पास गई, 15 दिन हो गए, इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। इस तरह के तो हालात हैं। हम यहाँ पे बात करें इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन की, सोसाइटी की ये हालत है। सर इंटरकास्ट मैरिज को रेकम जानते हैं किस तरह के हालात हैं। शादी करने से पहले जात गोत्र सब देख लेते हैं हम ये नहीं देखते कि भावनाएं क्या। ये तो हालात आज हमारे देश में। हम इकोनॉमिक जस्टिस की बात करें, हम सोशल जस्टिस ही नहीं दिलवा पा रहे। खैर इस पे मैं आपके पास आना चाहूंगा रोशन जी। जस्टिस पंकज मित्तल ने इस मामले में एक बड़ी बात कही कि आरक्षण सिर्फ एक पीढ़ी तक सीमित होनी चाहिए, यानी कि अगर बाप को आरक्षण मिल गया, सरकारी नौकरी मिल गई, तो बेटे को नहीं मिलना चाहिए। ये जस्टिस इसी मामले में पंकज मित्तल का स्टेटमेंट है, फाइनल जो उन्होंने अपना फैसला सुनाया उसमें 7 जजों में से। क्या कहेंगे इस पे? जी, मैं इस बात पे 2 बातें करना चाहता हूं अभिषेक जी और सब सम्मानित साथियों से। देखिए, भारतीय सुप्रीम कोर्ट की अपनी एक मर्यादा है। जैसे भाई सागर साहब ने एक बात कही कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गई, तो यही तो मैं भी कह रहा हूं कि राजनीतिक दल अगर इस मुद्दे को सुलझा ही लेते तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में इसमें सुनवाई करने की नौबत क्यों आती। इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की अभी जो सरकार है, इससे पूर्ववर्ती जो सरकारें रही हैं, वो चाहे समाजवादी पार्टी की रही हो चाहे कांग्रेस की रही हो, इस मुद्दे को उन्होंने अनसुलझा छोड़ा ना। अच्छा, एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है कि ओबीसी के कोटे में क्रीमी लेयर 1992 से एक्सेप्टेड है, वहां पर भी उपजातियों में जो है आरक्षण का लाभ मिले, इसका प्रोविजन है। एक चीज। दूसरी चीज ये है कि जातिगत जनगणना की बात विपक्ष का लगभग हर नेता कर रहा है, वो चाहे कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, राजभर वाली पार्टी हो, जितने लोग हैं सभी लोग इस बात की तो कवायद कर रहे हैं। तो अब अगर उपजातियों में माननीय सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भाई इनको भी दे दीजिए जो वंचित हैं, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोटे में तो कोई दिक्कत हो ही नहीं रही है। एक चीज। अब लगातार वही बात जो जैसे जस्टिस साहब ने कही कि जिसका पिता सरकारी नौकरी में पहुंच गया, अब बेटा भी पहुंच रहा है, पोता भी पहुंच रहा है, और जो वंचित हैं वो उनके बाप की भी नौकरी नहीं लग रही है किसी में। तो इन्हीं असमानताओं को दूर करने के लिए तो आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आरक्षण के खिलाफ तो इस समय कोई है ही नहीं। इवन की भारतीय जनता पार्टी भी अपना स्टैंड क्लियर कर चुकी है कि भाई आरक्षण के कोटे से हम कोई छेड़छाड़ कर ही नहीं रहे हैं। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट की आवश्यकता क्यों पड़ती है बताएं आपको। जब चुनाव चल रहा था और अचानक से जो है इसका चुनावी चंदे का जिक्र स्वतः संज्ञान लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया, तो विपक्ष के नेताओं को बहुत अच्छा लगा। तो उसके अपने अधिकार हैं, जिस मुद्दे पर उसके पास जाएगा केस तो माननीय सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा ना, ये उसका संवैधानिक अधिकार है। और संविधान के किसी अनुच्छेद की अगर व्याख्या करनी हो तो माननीय सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है कि उस अनुच्छेद की सर्वसम्मत सबसे ज्यादा सही व्याख्या माननीय सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज महोदय ही कर सकते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि उनके आदेश से अगर किसी को कोई दिक्कत है तो केंद्र सरकार उसे संसद में चैलेंज कर सकती है अपने बहुमत के आधार पर। तो मैं जल्दी से जवाब ले लेता हूं। रोशन जी ने इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया उस पे, जातिगत जनगणना की राजेंद्र जी आपकी पार्टी प्रमुखता से मांग कर रही है, और अगर सब क्लासिफिकेशन करना है तो वो जनगणना, जातिगत जनगणना के बिना संभव ही नहीं। यही बात तो मैं कह रहा हूं। तो उस पर मुझे जवाब चाहिए कि आप एक तरफ यहाँ विरोध में खड़े हैं, दूसरी तरफ जातिगत जनगणना फिर कराना नहीं क्यों चाहते? आप अगर कह रहे हैं कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्वेशन करवाना है, तभी तो आप करवा रहे हैं ना जातिगत जनगणना, या फिर आंकड़े लेके बैठ जाएंगे? नहीं, हम तो कह रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना है वो कराइए। SC ST 25 से 27% जाके निकलेगा, और जिसका जितना अधिकार जहां बनता है जिस हिसाब से उसको दे दीजिए। आप पूरा माल निकलने खाने के चक्कर में है। आप देखिए उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से जातियों के अंदर भी तो असमानता है सर। आज वो भी एक बात खड़ी हो गई है, और ये क्यों खड़ी हुई मैं बता रहा हूँ। 75 साल हो गए सर आरक्षण को लागू है, अगर किसी को लाभ ही नहीं मिला, अगर किसी को लाभ ही नहीं मिला, सभी पीछे ही हैं, तो फिर क्या मतलब है इसे आरक्षण का? कोई तो आगे बढ़ा होगा सर, अब उनको तो हटाना चाहिए। जो देखिए जो पढ़ रहा है, बढ़ रहा है, लड़ रहा है, वो आगे है। लेकिन आप देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से घोटाला किया है आरक्षण का, और अभी क्या इस देश में SC ST और
बुद्धिजीवी नहीं है। जो लगभग उसमें जो दिखाया गया था कि 45 भर्ती जो है इसमें बुद्धिजीवी नहीं है। ठीक है, माफी चाहूंगा मैं बीच में रोक रहा हूँ राजेश जी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं बीच में रोक रहा हूँ उसके लिए माफी चाहता हूँ, समय इजाजत नहीं देता। तो ये मुद्दा तो बहुत लंबा चलने वाला है और ये कहाँ पहुंचेगा ये अपने आप में एक सवाल है, क्योंकि राजनीतिक दल ही इस मामले को लेकर सबसे ज्यादा कभी कॉन्फिडेंट होते हैं और सबसे ज्यादा असुरक्षित भी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है, आगे इस पर क्या होता है देखना भी बाकी है। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।